तो सुना आपने राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह को, और यहीं से हमारी चर्चा भी शुरू होती है। एक बार फिर इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और इंसलाम ये चाहता है, हम ये चाहते हैं कि हमारी इस बातचीत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए बहुत सारी चीजें क्लियर हों, जो कंफ्यूजन है अगर हैं तो वो दूर हों। मेरा आज का पहला सवाल रहेगा कि हुकूमत हिंद को एनआरसी कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दूसरा सवाल, शहरियत साबित करने के लिए क्या है कानूनी रास्ता, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है या जरूरी है, ये भी जान लेना जरूरी है। ये ऑल इंडिया लेवल पर अब होने जा रहा है आगे, जैसा कि वजीर दाखिला कहते हैं। तीसरा, एनआरसी का मामला हिंदू मुस्लिम का है या दोनों में ही इसको लेकर नाराजगी है। आप असम को देखेंगे तो असम में ज्यादा मुतासिर इससे नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, वो भी नाराज हैं, उनके साथ भी वही दिक्कत आ रही है। मुसलमानों की तादाद कम है, 19 लाख में मुसलमानों की तादाद कम है। चौथा सवाल, अपोजिशन क्यों कर रहा है एनआरसी की मुखालफत। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो सब जगह हो जाए लेकिन वेस्ट बंगाल में एनआरसी को वो नाफिज नहीं होने देंगी, बज़िद है इस बात को लेकर के। और भी अपोजिशन की पार्टियां जो कि एनआरसी को लेकर के तरह तरह की बातें करती हैं और इससे और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा सवाल है कि आखिर एनआरसी से किसको डर लग रहा है। ये बहुत अहम सवाल है कि है अगर असल में किसको डर एनआरसी को लेकर के। चलिए शुरुआत करते। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान भी हैं। मेरे साथ इस वक्त सुबुही खान साहिबा स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं और लगातार समाज सेवा में भी लगी रहती हैं और लगातार टेलीविजन चैनल्स पर भी आप इनको देखते हैं। उनसे बहुत सारे इसके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि उनकी स्टडी खासतौर से एनआरसी को लेकर के जबरदस्त है और वो इस पर काम कर रही है। सुबुही जी, आपका खैर मकदम। अब देखना शुरू हुई। सुबुही जी खैर मकदम है। मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सामाजिक कारकुन हैं और स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुसलमानों के बीच में आपकी बेहतर छवि है, आप उनके बीच में लगातार काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त रमेश ठाकुर जी भी होंगे थोड़ी देर बाद स्टूडियो में, और अभी इस वक्त जो सीनियर सहाफी हैं, और अनिल गर्ग जी आपको टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं। अनिल गर्ग जी एक सामाजिक कारकुन हैं और एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सीनियर जो राजनीतिक सियासी तज्जियाकार भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सुबुही जी, एक वकील के तौर पर मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि भारत सरकार को एनआरसी कराने की आखिरकार जरूरत क्यों महसूस हुई, और जो बात वजीर दाखिला कहना चाह रहे हैं, जो सवाल आया था कांग्रेस सांसद का, उसको इनके जवाब से आप किस तरह से देखती हैं। जी इमरान, मैं आपके सवाल पे आने से पहले कि भारत सरकार को क्यों जरूरत महसूस हुई एनआरसी अप्लाई करने की, उससे पहले मैं एक छोटा सा व्यूवर्स को एक आइडिया देना चाहती हूँ कि एक्चुअली में एनआरसी क्या है। एनआरसी जो है उसको आप इनिशियल से ही जैसे देखते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका मतलब कि जितने भी वैधानिक रूप से भारत के जो नागरिक हैं, लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया की एक लिस्ट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और वो लीगल सिटीजनशिप कौन डिसाइड करता है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप लॉज कवर करते हैं कि कौन कौन भारतीय नागरिक हो सकता है, और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वो कवर होता है। ये दोनों चीजें पूरी नागरिकता की लॉ को कवर करती हैं। तो जिन लोगों के भी डाउट्स हैं, क्योंकि डिबेट में सारी चीजें कवर करना, ब्लैंकेट कवर नहीं हो सकता है, कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं बोलूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से 11 पढ़ लीजिए और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ लीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे कि लीगल सिटीजन्स कौन हो सकते हैं इस देश के। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा, एक आपने बहुत अहम सवाल पूछा इमरान कि भारत सरकार को एनआरसी लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। मैं इसमें एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि देखिए, ये कोई इस गवर्नमेंट ने ये इशू नहीं लाया है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल इशू है। 1947 में जब विभाजन हो गया था तो 1950 से ही पाकिस्तान ने इस देश में घुसपैठिए इंपोस्टर्स भेजने शुरू कर दिए थे। तो 1950 से ही एनआरसी की डिमांड और आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई थी, जो बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे हमें दिखाई दी 1971 की बांग्लादेश वॉर में। जब बांग्लादेश वॉर हुई तो उस साइड से कुछ शरणार्थी भी थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि देखिए सारे घुसपैठिए थे। पाकिस्तानियों ने जब उनके साथ अट्रॉसिटीज करी तो कुछ शरणार्थी थे, कुछ घुसपैठिए थे जो कि असम में घुस गए और उन लोगों ने वहां घुस के इलीगल वे में रहना स्टार्ट कर दिया। 1971 की बात है। इलीगली अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एनरोल करा दिया। फिर वहां की राजनीतिक पार्टीज ने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल
करना स्टार्ट कर दिया, जिससे असम का कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल, सोशल सिचुएशंस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। जैसे ही वहां के लोगों ने रियलाइज किया कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तो उन्होंने एक बहुत फेमस आंदोलन हुआ है 1979 का, असम आंदोलन। ये आज की बात नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है। उस आंदोलन के नारे इस तरह थे कि सेव असम टुडे टू सेव इंडिया टुमारो, यानी कि आज अगर आपने इन घुसपैठियों को नहीं रोका तो ये धीरे धीरे पूरे देश में घुस जाएंगे, ये पूरे देश का नाश कर देंगे। तो ये तब से चला आ रहा है, ये ठंडे बस्ते में बीच में चला गया था। और 85 के करीब तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो असम आंदोलन से इतना ज्यादा इंपैक्ट हुई थी सरकारें भी कि राजीव गांधी जी को भी एक असम अकॉर्ड साइन करना पड़ा था आंदोलनकारियों के साथ मिलके, और यहां तक कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में भी अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो ये तो आवाजें मैं आपको बता रही हूँ कि एक राष्ट्र का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। बीच में भी ठंडे बस्ते में चला गया था, फिर 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट में PIL डली कि NRC होना चाहिए, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2013 में बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके थ्रेट्स को कंसिडर करते हुए कि हाँ इससे देश को क्या क्या परेशानी है, उसको कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि NRC की एक्सरसाइज लागू होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की आई वॉच में सारा काम हो रहा है, तो इसको प्लीज बीजेपी, कांग्रेस या ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और जैसा आपने बोला कि जो लिस्ट भी 19 लाख लोगों की जो मैपिंग हुई है, उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 11 लाख हिंदूज हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का मसला है ही नहीं, ये सिर्फ सिटीजन और नॉन सिटीजन का मुद्दा है। हर कंट्री में आप चले जाइए, सिटीजनशिप लॉज होती है। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं और आप मुझे समझा दीजिएगा जी। लेकिन जैसा कि कंफ्यूजन है और जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो 11-12 लाख लोग हैं, ये मान लीजिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसकी बुनियाद पर, जैसा कि वजीर दाखिला ने भी कहा कि मुसलमानों को छोड़ करके बाकी जो मजहब के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाद में इस बिल के जरिए, जिसको और तरमीम किया जाएगा, 6 साल जिसकी अवधि की जा रही है ना, 6 साल से जो रह रहे हो वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन बाकी मुसलमानों का क्या होगा, ये उनको डर है, ये आदमी तहफ्फुज का एहसास है, असुरक्षा का भाव। देखिए इमरान, मैं इसको एक बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक अलग प्रक्रिया है, NRC एक अलग प्रक्रिया मैं समझ है। गया। अगर आप इन दोनों को, अगर आप दाखिला भी यही बात कह रहे थे ना, जी, अगर आप इन दोनों को, नहीं इमरान प्लीज थोड़ा सा लेकिन NRC में जो लोग कागजात पेश नहीं कर पाएंगे वो दोनों होंगे, लेकिन बाकी लोग सिटीजन अमेंडमेंट बिल के जरिए देश के नागरिक बाद में बन जाएंगे। लेकिन मुसलमानों का क्या होगा जो इसमें इमरान, इसका जवाब, इस सवाल का जवाब मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही दे चुकी हूं कि किसी भी देश का नागरिक, लीगल सिटीजन बनने का एक वैधानिक तरीका, एक रास्ता होता है, एक लीगल प्रोसेस होती है। जो लोग नहीं भी अपनी सिटीजनशिप प्रूव कर पाएंगे या जो प्रूव हो जाएंगे कि भाई ये शरणार्थी हैं और घुसपैठिए हैं, तो देखिए ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि उनमें ये मैपिंग करना कि कौन घुसपैठी आए, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होगा, बहुत सारी चीजें, और कौन एक्चुअली में किसका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, कौन एक्चुअली में रेफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, ये बता दीजिए, मदद की जरूरत है। ये बता दीजिए, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसमें मुसलमान शामिल नहीं है ना? जी, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है, अभी हालांकि उस पे बात ही चल रही है, और जैसे NRC में भी बहुत सारी रेक्टिफिकेशंस और करेक्शंस और बहुत सारी चीजें हुई हैं, सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में भी अभी बहुत सारी रेक्टिफिकेशन, करेक्शंस, अमेंडमेंट्स मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो हमें पता है वो ये है कि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए आ रहा है, कि जो हम लोगों के आसपास पड़ोसी मुल्कों में जो माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन बुरी तरह से हो रहा है और उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को कवर किया गया है। उसमें इसलिए मुसलमान नहीं है क्योंकि एक एग्जांपल, आपकी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है, वो जो भी एट्रोसिटीज कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? वो एट्रोसिटीज या तो सिख्स के साथ कर रहे हैं, या हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, या नॉन मुस्लिम्स के साथ ही कर रहे हैं। एक मैं अपनी तरफ से, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं सोच रही थी कि मैं गवर्नमेंट को ये सजेशन दूं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में शियाज को भी इंक्लूड करिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में शियाओं का भी स्लॉटर हो रहा है, वहां पे शियाओं को भी जो है वो वाजिबे कत्ल माना जाता है। तो इस चीज से हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिमाग से भी निकल जाएगा कि भाई ये सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों ला रहे हैं अमेंडमेंट बिल, मुसलमानों के लिए क्यों ला रहे हैं? मैं आ रहा हूं मुफ्ती साहब, मुफ्ती शमून कासमी साहब, मुसलमान क्यों डरते हैं?
मैं ये मुसलमान भी नहीं जोड़ रहा हूं, इसको लेकर के डर क्यों है, या तबके विशेष में, खास तबके में एनआरसी को लेकर खौफ सा क्यों है? नहीं, मुसलमान को न डरना चाहिए और ना ही उन्हें डरने की ज़रूरत है। कोई वो यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को, यहाँ के रहने वालों को कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस मिट्टी से पैदा किए गए हैं तो मुसलमानों को बिल्कुल इस पर, मैं तो इसमें क्या है, हुआ ये है कि जो एनआरसी का हवा बिठा करके, दिखा करके, क्योंकि मुसलमान, फिर मैं वही बात कहूँगा कि शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, और ये जो ठेकेदारी करते चले आ रहे थे 60-70 साल से, अब उनकी ठेकेदारी प्रथा ज़रा कमज़ोर हुई है। अब वो कमज़ोरी का कारण ये है कि वो आते हैं और वो सीधे साधे मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। एक ज़माने में वोट बैंक बना के रखा, उन्हें डरा के रखा कि मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी जब हम लोगों ने पार्टी को करीब से देखा, तो उस मोमेंट के बाद जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया। हमने उनसे कहा कि हमने कई साल तक आंदोलन में हम रहे, तो हमें ये लगा कि करप्शन बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में नीचे है और राष्ट्र ऊपर है, और राष्ट्र, जहां राष्ट्र होगा वहां करप्शन नहीं होगा। तो ये हमने जब ये बात कही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से, माननीय राजनाथ सिंह जी के हम इलेक्शन में कन्विंसिंग के लिए गए हुए थे, उस वक्त की बात है 2014 की। तो मैंने ये देखा कि उस जमाने के अंदर हमने कहा कि मुसलमानों को डराया जाता था कि अगर ये बीजेपी आ गई तो ये तुम्हें यहाँ से, तुम्हारा सिटीजनशिप खत्म कर देगी और तुम्हें यहाँ से भगा देगी और तुम्हारे सारे तो मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। मगर मैं वही बात कर रहा हूँ, तो ये क्रिएट हो रहा है ना कि बीजेपी की हुकूमत नहीं, ऐसा नहीं, ये काम करा रही है, उनका मकसद हो सकता है कुछ ऐसा है कि, हालांकि वजीर दाखिला ने साफ कर दिया, कांग्रेस ने सवाल किया, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन ये परसेप्शन, ममता कहती है हम अपने यहाँ नहीं होने देंगे, ये परसेप्शन तो बनाया जा रहा है। इमरान भाई, यही तो है ना कि वो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो अभी खत्म नहीं हो रही है, वो अभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। देखिए, रजिस्टर तो शहरियत का बनना ही चाहिए, हमारे पास वो सारी फिगर तो रहनी ही चाहिए, और जो देश के लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, उन्हें कौन निकाल रहा है? कि कोई भेदभाव नहीं। आपने देखा कि होम मिनिस्टर, मतलब अगर ऐसा हो जाता तो इससे मुसलमानों को तो और आसानी, कतई तौर से बिल्कुल आसानी होगी हर चीज। ये इल्जाम भी लगता है कि घुसपैठिए हैं, या जो बांग्लादेशी मुसलमान कई बार कहा जाता है, घुसपैठी कहा जाता है, उससे भी वो आजाद। बांग्लादेश के लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ? क्यों आ रहे हैं बांग्लादेश के लोग? बांग्लादेश में रहे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहे, म्यांमार के लोग म्यांमार में रहे, उन्हें क्या जरूरत है आने की बात? और यहाँ आएंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर उनका कब्जा होगा, उसका नुकसान सारे देश को होगा, वहां मुसलमानों को भी नुकसान होगा, हिंदुओं को भी नुकसान होगा। तो हमें तो अपने शहर, अपने मुल्क को एक अच्छा मुल्क बनाना है। तो यही पार्टी एक ऐसी है जो भेदभाव नहीं करती है। हमने ये देखा कि ये भारत के लोगों की पार्टी है, भारत जनमानस की पार्टी है। जैसे आपने देखा कि अभी ये फैसला आने से पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि तारीफ नहीं सुनना है मुझे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बताइए कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, कोई और इससे डरा हुआ है क्या? डर क्यों रहे हैं लोग? मैं तो ये पूछना चाहता हूं इमरान साहब, आपके हवाले से डर क्यों रहे हैं लोग? उन्हें डरने की जरूरत क्या है? जब हम वो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता के ऊपर कोई भी हर्फ आने वाला नहीं है, तो उन्हें क्या जरूरत है डरने की? उन्हें डरना नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुसलमानों को ऐसे ही, जैसे हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें हिंदुस्तान के आईन ने, उसके दस्तूर ने, उसके संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है, हम इसके बराबरी के यहाँ के नागरिक हैं। उन्हें कतई तौर से जो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो हमारे पास है, भाई हम लोग यहाँ रहते आए हैं सारे लोग, उन्हें सबको अपना संभाल के रखना चाहिए और अपनी सारी चीजों को बताना चाहिए। और जो लोग बाहर से आए हैं, जो विदेशी, अगर जो लोग यहाँ अगर आ गए हों, तो उन्हें, तो मैं ये कहूंगा, उन्हें खुद ही चले जाना चाहिए। वो अपने मुल्क में जाकर के भलाई का काम करें, वो हमारे मुल्क पे क्यों बोझ बनने की कोशिश कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, देखिए पिछले दिनों से जो गलतफहमियां पैदा की गई थी, वो गलतफहमियां महज है। आपने देखा 5 साल के अंदर अमन अमान के साथ सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनिल गर्ग जी, व्हाट्सएप पे भी बड़े मैसेज चलते हैं, और मुस्लिम नौजवान, और जब से एनआरसी की प्रक्रिया असम में शुरू हुई, ये अमल शुरू हुआ, तो बड़ा मुसलमानों में भी मैसेज चले, हालांकि एकदम फर्जी, निहायत फर्जी, और ये पड़ोसी मुल्क से ये वहां से भेजे जाते हैं और लोग यहाँ पर उसको बेकार में फॉरवर्ड करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम लोग इस मामले में लगे हुए हैं कि कंफ्यूज रहे एक बड़ा तबका, और ये उसके मन में बना रहे, आप भी मुझे समझा दीजिएगा, कि एक खौफ बना रहे कि हमें कभी ना कभी ये मौजूदा हुकूमत यहां से बाहर करेगी। देखिए, खौफ किसके मन में होना चाहिए? खौफ होना चाहिए जो घुसपैठिया है,
जो घुसपैठिया उसके मन में खौफ पैदा करने के लिए ही ये सब हो रहा है। अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हो या मैंने तो एनआरसी एक की बात मैसेज हो, देखा था जो कि बहुत चला था और वो फर्जी निहायत फर्जी था। आपकी- उसमें था कि आपसे ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाएंगे कि आपके पास वो होंगे नहीं और फिर आप जो है इस देश के नागरिक नहीं रह पाएंगे। एकदम निहायत फर्जी, इस तरह के कंफ्यूज देखिए- करने की कोशिश की देखिए जाती है। मैं ऐसा वो है, बताना चाहता ऐसा है जो दस्तावेज की लिस्ट है ना, वो ना तो हिंदुओं के लिए अलग है, ना मुसलमानों के लिए अलग है, ना किसी और धर्म के लिए अलग है। वो दस्तावेज की लिस्ट सबके लिए एक है। जैसे अभी मेरी छोटी बहन सुबह ही बता रही थी, उसकी एक लिस्ट है और वो सबके लिए एक जैसी है। इसलिए ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों से वो लिस्ट मांग ली जाएगी और जब तक वो लिस्ट देते रहेंगे और कुछ मांगते जाएंगे जब तक कि वो घुसपैठिए साबित नहीं होते। ये एक बचकाना सामाजिक जो अपना सोशल मीडिया है, इस पर प्रोपेगेंडा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, जो आप डरने की बात करें, डरना है, लेकिन डरना सिर्फ घुसपैठियों को, जो हमारे देश के मुल्क के नागरिक हैं उनको काहे के लिए डरना है। अभी जैसे मेरे साथी ने बताया, सबके सब समान नागरिक हैं, सबके समान अधिकार हैं, तो डरना काहे के लिए। ये कंफ्यूजन जो पैदा किया जा रहा है, जो अभी माननीय गृह मंत्री जी के 2 बयान थे, उन दोनों को मिला के देखा जा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन है। एनआरसी एक चीज है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक चीज है। तो मैंने जो सवाल सुबह से पूछा था कि बाद में एनआरसी के बाद जो फायदा सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मिलेगा उन लोगों को मिलेगा जो कि गैर मुस्लिम हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा उठा के इस देश के नागरिक बन जाएंगे और जो मुसलमान अपने दावे को उन नहीं कर पाएंगे वो इमरान जी मतलब इसमें आइसोलेट करने के लिए कि इनलीगल तरीके से रहने वाले इस देश में उन तमाम लोगों को जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको हम ले लेंगे। इससे कहीं नहीं असुरक्षा बनी ना समाज में, जैसा कि कांग्रेस सांसद ने सवाल मैं आपको बता, इसलिए मैं इस सवाल को रखा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि असुरक्षा उनके मन में बनी जो इन्फ्लेटर हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो किसी धर्म के, उनको काय की घबराहट है। और जो दूसरी बात आपने कही कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल में जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कलकत्ता में, वो इसलिए कहा क्योंकि जो लोग अपने आसपास के मुल्क में रहते हैं और वहां पे सता रहे हैं धर्म के आधार पर। आप पाकिस्तान में देखिए, माइनॉरिटी 19% से 2% पे आ गया। आप बंगाल इसमें देख लीजिए, सॉरी बांग्लादेश में देख लीजिए, आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, सब जगह जो माइनॉरिटीज को धर्म के आधार पर सताया जा रहा है और वो यहाँ पे शरण ले रहे हैं, या तो मांग के शरण ले रहे हैं या फिर वो अंदर जबरदस्ती आ गए हैं और फिर यहाँ आके गुहार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान से कुछ हिंदू परिवार आ रहे थे, वो दिल्ली में कितने सालों से रह रहे थे, उनमें से कुछ को नागरिकता अभी दी गई है। तो ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल उनके लिए लाया जा रहा है जो आसपास के मुल्कों में धर्म के आधार पर माइनॉरिटी के नाम पर उनको सताया जा रहा है, तो उनको आखिर कहीं तो जगह मिलेगी ना मानवता के नाम पर। तो हिंदुस्तान उनको कह रहा है जो अभी 11 साल है 95 के बिल के अनुसार, उसमें अब चेंज करके शायद जो आप बता रहे हैं 6 साल होने जा रहा है। तो जो 6 साल से ऐसे लोग जो दूसरे देशों के लोग हैं लेकिन माइनॉरिटी और धर्म के आधार पर उनको सताया गया और वो वहां से जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गए, उनको हिंदुस्तान शरण देगा, नागरिकता देगा, इसके लिए चेंज है। तो इसमें मुसलमानों की कोई बात नहीं इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर किसी मुसलमान को नहीं सताया जा सकता। तो इसलिए उसमें मुसलमान को शब्द को अलग रखा गया है। ठीक है, मैं इसको और तफसील से समझता हूं। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद, इस बातचीत का मकसद सीधे सीधे जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम बना हुआ है, उसको दूर करना है। तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ हज़रात से, मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि भ्रम को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज करने की और कोशिश भर मत कीजिएगा। ठीक है, सुबह आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं जा रहा हूँ रमेश ठाकुर जी के पास। जी इमरान, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें तो कहीं से कहीं तक डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा मैंने बोला कि सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से एक सिटीजन बनने की भी एक लीगल प्रोसेस होती है। आप तो सिटीजन ही है, तो आपको तो कोई निकाल ही नहीं सकता इस मुल्क से। मैं तो कहती हूँ कि जो ये भी मैपिंग हो जाएगी कि सिटीजन नहीं है, उनके भी सिटीजन बनने का एक प्रोसेस है। बस उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लीगल प्रोसेस फॉलो करें, जैसे कि बाकी हर कंट्री में होता है दुनिया का, कि किसी भी जगह का लीगल सिटीजन बनने का एक प्रोसेस होता है। जब आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है, आपके डॉक्यूमेंट सरकार के पास होते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी आतंकवादी या कोई भी गलत बैकग्राउंड का इंसान आके एक सिटीजन की तरह आपके देश में रहना स्टार्ट कर दे। सिर्फ उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये चीज हो रही है। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरा, मैं आपको कुछ ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है बहुत जल्दी बता देना चाहती हूं कि देखिए, आप इमेजिन करिए देश को अपने घर की तरह,
आप इमेजिन करिए देश की रिसोर्सेस को अपने एक रोटी की तरह जो आपके घर में है, आपके सपोज करिए 2 बच्चे हैं, आपके पास उनको देने के लिए 1 रोटी है और वो बच्चे सड़क पे से जाके 5 बच्चों को और बुला लाएं घर में, आपके पास तो वो 1 ही रोटी है और वो 5 और 2 बच्चे आपके 7 लोगों में वो रोटी बट रही है, तो आपके 2 बच्चों का भी उससे पेट नहीं भरेगा। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है कंट्री के पास, सरकार के पास, वो चाहते हैं कि सिटीजन्स को मिले। कुछ सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों के लिए कंडीशन होती है कि पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सरकारी नौकरियां सिटीजन को मिलती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं जो शायद जनरली लोगों के सामने नहीं आता है कि हमारे जो संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उसमें कुछ राइट्स ऐसे हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं इस देश में। उसमें एक आर्टिकल 30 है जो ये राइट देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का। आप भूल जाइए कि आप मुसलमान हैं, आप भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, आप भूल जाइए आप सिख हैं या बौद्ध हैं, आप सिर्फ ये सोचिए कि कोई एक पाकिस्तान से कोई एक इंपोस्टर घुसपैठिया इस देश में आ गया और यहां आके उसने अपने आप को इलीगली इलेक्टोरल रोल में एनरोल करा लिया और यहां का नागरिक होने के उस गार्ब में वो लबादा ओढ़ के नागरिक होने का उस आर्टिकल 30 का यूज करते हुए वो आपके देश में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। उस इंस्टीट्यूशन से वो आपके देश की कितनी फ्यूचर जनरेशन को वरगला सकता है, उनके दिमाग में आतंकवाद के बीज डाल सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। तो प्लीज आप देश को घर की तरह सोचिए कि जैसे आप अपने घर की बाउंड्री प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी आके हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव में बिलीव करती है। बता रही हैं इतना बढ़िया इसका मकसद है, तो अपोजिशन को कहां क्या लूप होल, क्या तकलीफ दिखती है? ममता बनर्जी कहती है हम तो अपने यहां होने नहीं देंगे, दूसरी सियासी जमातें 25 सवाल रखती हैं और बीजेपी के भी कुछ नेता, कुछ लीडर, कुछ चुने हुए मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के जिस ढंग से बात रखते हैं तो उससे जाता है कि कहीं ना कहीं ये इसको इस पर वो उसमें एक राजनीतिक भाव नजर आने लगता है और एक वर्ग विशेष थोड़ा सा खौफजदा होता है और एक वर्ग विशेष खुश हो जाता है। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं क्या ऐसा हो रहा है या बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया है, एक अमल है जो कि होता है, ऐसे 25 अमल होते हैं जिसको सब करते हैं, वोटर लिस्ट भी तो बनती है या दूसरी चीजें भी तो बनती है, वो होता है, आधार कार्ड बने, सबने बनवाए। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, पहले तो इतना भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे वाले मामले को लेके, और दूसरा सबसे बड़ा है इसमें सियासी लाभ किसको होने वाला है? बीजेपी को नहीं होने वाला है सियासी लाभ। अगर देखें ये एनआरसी लाने का जो कानून है या जो इस तरीके से बातें कही जा रही है, ये बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस के समय का है। क्योंकि कांग्रेस ने जब राजीव गांधी की हुकूमत थी उस समय बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हमारे देश की राजनीति क्या होती है, जब बड़ा कोई मुद्दा होता है उसके ऊपर जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टियां वो एक मत नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा है, भाजपा ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा ईमानदारी के साथ में और बड़ी इच्छा शक्ति के साथ में इस पे पहल करी। आप पूरे परिदृश्य को अगर समझना चाहते हो तो आप 2001 और 2011 की जनगणना पे चली जाइएगा। 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना दोनों में अगर समांतर जो तुलनात्मक अगर आप देखो तो जो घुसपैठियों की जो संख्या है वो इस कदर बड़ी है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये समस्या कितनी नासूर होती जा रही है। इस समय का आंकड़ा है 2 लाख से ज्यादा है, जो 55 लाख रुपए सिर्फ बांग्लादेश में बताया जा रहा है, उसके बाद में 25,000 तो सिर्फ दिल्ली में बता रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं। इसमें कोई हमारा कोई अंदरूनी लोग नहीं है, इसमें ना किसी विशेष धर्म को, चाहे मुसलमान हो चाहे दूसरे धर्म हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अभी मोहतरमा ने बहुत बढ़िया बताया, एक जब घर होता है जिसमें 5 लोग होते हैं, आप भी वही बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं जिस पर राजनीति होती है वो ना तरह तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, उस राजनीति का क्या किया जाए? या तो मतलब सभी लोग अपने अपने से क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं? मैं मान रहा हूं केंद्र सरकार की बड़ी अच्छी मंशा है, बीजेपी की बड़ी विल पावर है, उनकी क़यादत वाली हुकूमत की, सब ठीक है, बड़ी नीयत साफ है, लेकिन अपने अपने ढंग से सब इस पर सियासत तो करते हैं ना। नहीं, पॉलिटिक्स इस पे कौन कर रहा? पहला बयान आता है ओवैसी साहब का आता है, उन्होंने कहा इसमें सिर्फ मुसलमान को मोदी साहब से एलर्जी है, उनके लिए कर रहे हैं। बड़ा बेहुदा बयान है, इसमें मतलब अगर देखें तो सच्चाई बिल्कुल नहीं है। पहला बयान जब आया था, हम लोगों ने जी सलाम पे ही उस समय बात कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल, कई ऐसे नेता थे, उन्होंने कहा था जब एनआरसी जब लागू करना है तो पूरे देश में लागू करो। अब पूरे देश में लागू की जा रही है, अब काहे की दिक्कत है?
अगर आप पर्टिकुलर किसी एक राज्य में अगर एनआरसी लागू करते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल कोई फायदा लेने की बात कही जा रही है, लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में लागू हो जा रही है। एनआरसी में सिर्फ घुसपैठी बांग्लादेश के लोग शामिल नहीं हैं, इसमें नेपाल के लोग भी शामिल हैं। अगर आप तराई क्षेत्रों में चले जाओ, जैसे पीलीभीत, बरेली वगैरह, ये जितने भी हैं, ये क्षेत्र हैं जो नेपाल से जुड़े होते हैं। क्या यहाँ पे नेपाली लोग नहीं है? क्योंकि इस जगह से मैं भी ताल्लुक रखता हूं। नेपाल के लोग क्या करते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले यहां मजदूरी करने आते थे, छोटे छोटे काम धंधे करते थे। उन्होंने क्या करा, उसके बाद में यहीं रहना शुरू कर दिया। एक पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ी हो गई, फिर उन्होंने जाना बिल्कुल मुनासिब ही नहीं समझा कि हम दोबारा से दूसरे हमारे देश में जाएं। तो ये स्थिति इस कदर फैल गई है, विशेष तौर पे बॉर्डर के इलाके में, जो हम लोग सेंटर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसकी समस्या जिस तरीके से सीधे तौर पर जो प्रभावित होते हैं वो वहां के मकामी लोग, स्थानीय लोग इससे मुतासिर होते हैं। जिस तरीके से मैं आ रहा हूं सर, आपने बहुत अहम बात रखी। इससे सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठे नहीं, दूसरे भी और भी मुल्कों से आने वाले घुसपैठिए इसमें शामिल हो जाएंगे। इसको और तफसील से समझते हैं।